आप थोड़ा देख लीजिए। संदीप जी, शेयर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, मैं ये अपने एंड से यहाँ से कर लेता हूँ। ओके ओके, एक सेकंड, मेरे यहाँ ओनली मी हुआ है, अभी हो जाएगा। ओके, लॉक किया हुआ था, तो अभी शेयर ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख लीजिए आप हमारे फेसबुक अकाउंट से। तो आगे बढ़ते हैं पीपीटी में। दोस्तों, लास्ट एपिसोड हमारे सागर भाई ने होस्टिंग किया था, काफी अच्छा, और संदीप जी ने जिंदगी की रेस और उनके ऊपर था। दूसरा कल्चर के ऊपर था, कनाडा से जानकी वेकरिया ने कहा था जिंदगी की रेस। और दोस्तों इसमें हमारे कोठारी साहब संयम, जिनका नाम हमने श्याम लिखा हुआ था, लेकिन संयम कोठारी काफी मैच्योरिटी से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। मैं एयरपोर्ट पे बैठा बैठा देख रहा था जब मैं कोयम्बतूर एयरपोर्ट पे था। उसके बाद मासूम पंचाल उदयपुर से, जिन्होंने राजीव रामचंद्रानी जी की तंत्रा टी शर्ट की काफी अच्छी स्टोरी कही थी। दोस्तों ये सब स्टोरिया ऐसी स्टोरी है जो रियली बायोग्राफी है, इसको हम स्टोरी नहीं कह सकते लेकिन बायोग्राफी कह सकते हैं। जो जीरो से आदमी हीरो कैसे बने, उसके लिए क्या क्या संघर्ष किए, ये सब उनके अंदर आते थे। और जो स्टोरी आती है वो इंस्पिरेशन वाली ही रहती है। और जानकी जी ने जो कहा था कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर, कैनेडियन कल्चर, बाकी अदर्स कल्चर कैसे कैसे होते, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था। और दोस्तों अभी एपिसोड 8 में जो हम यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं वो व्यक्ति है। दोस्तों सबसे पहले आएंगे खुशी वागड़िया अंकलेश्वर से, जो काफी अच्छी स्टोरी लेके आने वाले हैं गौतम बुद्ध की। और दोस्तों वो स्टोरी इतनी इंस्पिरेशन वाली है कि जो जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उनके लिए तो काफी अच्छा है। और आज ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहो, और हम विद्यार्थी बने रहना चाहते हैं, तो उनके लिए काम किए, हमारे लिए काम किए। दूसरा दोस्तों आ रहे हैं फ्लायर ऑफ कैटल फील्डर, यानी इतने व्यक्ति के जो बोलते हैं ना कि भाई एकदम खुद की जिंदगी को चेंज कैसे लाया जाए, एकदम हटके एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में आउट ऑफ द बॉक्स कैसे किया जाए, ये निर्मल सिंह गोयल जी जो आज कहने वाले हैं। और दोस्तों वो है सूरत के मिल्खा सिंह, इतनी रेसे भागे हुए हैं, इतनी मैराथन उन्होंने अचीव की है, वो हम प्रेजेंटेशन में लाने वाले हैं। और दूसरा दोस्तों राहुल चौहान, जो अभी हाल कच्छ खोमड़ी में है हाजिर, और वहां से प्रेजेंटेशन देने आए हैं, और वो स्टोरी लेके आए हैं दोस्तों काफी अच्छी, जो सोलर के ऊपर। हरी सांडे, अपने अभी घर घर पे देखने मिलता है कि ढाबा के ऊपर हम लोग सोलर लगाते हैं, यानी सूर्य प्रकाश में से बिजली उत्पन्न करते हैं, और काफी अच्छा बेनिफिट है। तो वो कौन व्यक्ति इतना इनोवेशन लाया, उनकी स्टोरी, उनकी बायोग्राफी अमेजिंग है। हमने और संदीप जी ने तो बाय हार्ट कर ली है, राहुल जी ने भी बाय हार्ट की होगी, और वो प्रेजेंट करने वाले हैं। संदीप जी नेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लाएंगे पहले व्यक्ति को जो आज प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो वो व्यक्ति के पापा का नाम है वसंत भाई, मदर्स का नाम है रेखा बेन, और ब्रदर है हर्षल, जो 3rd ईयर बीकॉम में पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। और दोस्तों खुशी जी अभी 12 कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, उनकी हॉबी है डांसिंग। और दोस्तों अजीबोगरीब एक हॉबी वो भी है जो है प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट भी अच्छा खेल लेती है। तो कभी मुकाबला हो जाएगा, कार्तिक जी हंस रहे हैं कि बोले चलो अपने साथ मुकाबला, वो करेगी पक्का। तो दोस्तों खुशी जी बहुत ही प्यारी स्टोरी ला रही है, और खुद भी बहुत प्यारी है, लेकिन नेटवर्क थोड़ा इश्यू है, इसीलिए वो कैमरा में अपना फोटो लाएगी, बाद में वो प्रेजेंट होने वाली है। तो खुशी जी मोस्ट वेलकम आज की स्टोरी के लिए आपको। खुशी। हाय, माय नेम इज खुशी वागड़िया। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी महिला जो कि रोजाना मंदिर जाती थी, उनका यही डेली रूटीन था। वो अपने शहर में
रहे गांव चली जाए, किसी शादी में चली जाए, देश विदेश में चली जाए, उसे किसी मंदिर में जाके दर्शन करने होते थे। अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी वहां काफी कुछ ऑब्जर्व करती थी। वो पहुंची मंदिर में, उन्होंने देखा कि मंदिर में काफी कुछ गलत हो रहा है या गलत हो रहा है। उसने उस दिन रहा नहीं गया, पंडित जी के पास गई और बोली, पंडित जी प्रणाम, एक समस्या का समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा, बताइए क्या समस्या हो गई, कोई गलती हो गई या किसी ने कुछ कहा? तो उस महिला ने कहा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो यहाँ आकर देखती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। महिला ने कहा, यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ आके नौटंकी करते हैं, क्योंकि वो आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, तो मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वो भक्ति में लीन होते ही नहीं। वो यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं कि हम मंदिर आते हैं। कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं, बहू की बुराई, सास की बुराई, अपने करियर की बातें, बॉस की बुराई, यहाँ पे गपशप चल रही होती है। यहाँ पे भक्ति कम होती है और दिखावा ज्यादा होता है। वो महिला अपने शिकायत की जा रही थी। पंडित जी ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद पंडित जी बोले कि एक काम कीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको कल मिल जाएगा। आपको बस 2 काम करने हैं। हाँ बताइए क्या काम करना है, महिला ने पूछा। तो पंडित जी ने बोला, 2 काम कीजिएगा। पहला काम कि पहले पैदल घर से मंदिर आइएगा, आपके साधन से मत आइएगा। और दूसरा काम, अपने घर से लोटा में जल भर के लाइएगा, लोटे को पूरे जल से भर देना, बस ध्यान रखना उसमें से पानी ना गिर जाए। यहाँ मंदिर आने के बाद 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपकी समस्या का समाधान दूंगा। महिला को बताया गया, उन्होंने वही काम किया। घर से मंदिर आई, हाथ में लोटा था, लोटे में ऊपर तक जल भरा हुआ था। पूरा ध्यान था कि पानी ना गिर जाए। बस सब कुछ बताया गया, उन्होंने कर दिया। पंडित जी के पास गई, बोली, प्रणाम, अब बताइए क्या उसमें समाधान है? क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं है? क्यों ये लोग नौटंकी करते हैं? पंडित जी ने कहा, मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। जब आप घर से आई तब क्या आपने किसी को गपशप करते देखा? क्या आज आपने किसी को गॉसिप करते देखा? क्या आज किसी को मोबाइल चलाते देखा, वीडियो बनाते देखा, फोटो खींचते देखा? क्या आज यहाँ आके दिखा कि कोई नौटंकी कर रहा है? तो महिला ने कहा कि मैंने आज किसी को नहीं देखा, मेरा कहीं ध्यान ही नहीं था। तो पंडित जी ने बोले कि पता है क्यों आज आपका ध्यान नहीं था? आपका सारा ध्यान उस लोटे पे था कि उस लोटे में से पानी ना छलक जाए। आपका ध्यान उस पे था कि मुझे इसके साथ परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था। आपका सारा ध्यान उस लोटे में था। आपने सारी शक्ति भक्ति वहीं पर लगा रखी थी, इसलिए आपकी आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब हो गई। इसलिए आज आपने पाखंड नहीं देखा। उस महिला को समझ में आ रहा था कि पंडित जी क्या समझाना चाह रहे हैं। दुनिया में आप सक्सेस चाहते हैं तो एकाग्रता एक ऐसी चाबी है। एकाग्रता एक सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ी सक्सेस के लिए अगर कोई बात की जाए तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? छोटी सी कहानी आपको बताती है कि आप अगर गोल के बारे में सोच रहे तो सिर्फ गोल के बारे में ही सोचो, तो बाकी की सारी बातें अपने आप ही साइड हो जाएगी। आज बस इतना कहना चाहती हूँ कि एकाग्रता बढ़ाओ और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही इंस्पिरेशन वाली स्टोरी हम लोगों को कही। यानी मूल वस्तु तो यही है, दोनों कान बंद रखिए, मुंह बंद रखिए और काम करते रहिए। यानी दूसरे की निंदा मत कीजिए। बस वही मेन स्टोरी का बहुत बड़ा खुशी जी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया और लर्निंग बताते हैं कि बड़ा काम पूरा करने चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर लगाइए। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो असफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यानी ध्यान भटका तो घटना घटी। ये बहुत बढ़िया खुशी जी ने कहा। खुशी जी, थैंक यू सो मच। और काफी अच्छा
आपको लोग लाइक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नाइस स्टोरी, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति ये स्टोरी में से कुछ अगर लर्निंग लिया है और यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आप कुछ ये स्टोरी में से सीखे हैं तो आप प्लीज बताइए। और खुशी जी, आपका कैमरा अभी ऑफ कीजिए। आपको एप्रिसिएशन करने के लिए कोई स्टोरी का लर्निंग कहने आएगा यहाँ पे। जी, मुख्य चीज यही है कि ये स्टोरी का मोरल क्या कहेंगे आप, और ये स्टोरी में से क्या सीखे। अगर कोई कहना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अगर हम कुछ सीखते हैं और लोगों तक कहते हैं, सतीश जी ने हाथ खड़ा किया है, मोस्ट वेलकम सतीश जी। यस सर, हैप्पी इवनिंग। हैप्पी इवनिंग, हैप्पी इवनिंग। बहुत ही बढ़िया स्टोरी बताई, एंड इतना सिंपल वे से उन्होंने वो स्टोरी बताई है कि उसमें एक ही चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि हमको हमारे गोल पे हमेशा फोकस रहना चाहिए। जब हम हमारे गोल के ऊपर फोकस रहते हैं तो आजू बाजू की जो नेगेटिव चीजें होती है उस पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, ताकि वो हमको डिस्ट्रैक्ट ना करे। सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन आवर गोल। सो हेड्स ऑफ टू खुशी, बहुत अच्छा उन्होंने स्टोरी बताया, एंड कीप इट अप। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच सतीश जी, आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया। दोस्तों, शेयरिंग करने से मालूम पड़ता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन देता है तो दूसरे लोगों का शेयरिंग कुछ अलग तरीके का रहता है, तो कोई अलग व्यक्ति को अलग तरीका समझ में आता है। अभी सतीश जी ने कहा गोल, तो कई लोगों को यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड शुरू हो गया होगा कि यार मेरा गोल ये है। तो सतीश जी, थैंक यू सो मच। आपने स्टोरी को काफी इजी वे पे करना वो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। और थैंक यू सो मच खुशी, जो आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से दिया, और आगे आने वाले सालों में भी आप ऐसा अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन देते रहे, लर्निंग रहते रहे। थैंक यू सो मच। संदीप जी, नेक्स्ट। दोस्तों, अच्छा, संदीप जी का जो कॉन्टेस्ट विनर, और दोस्तों ये कॉन्टेस्ट जो लोग विनर बने हैं, संदीप जी आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको ज्यादा मालूम है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि पिछले 2 एपिसोड से जो कंटेस्ट विनर रहने वाले थे, पिछले एक जो हमारा एपिसोड 6 हुआ था उसमें एक पर्सन ऐसे थे जिन्होंने एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने उसके विनर रहे थे, और उसके जो पिछले एपिसोड रहा उसमें भी हमने और 4 जो सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिया उनके लिए उमिया ग्लास की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जो हम देने जा रहे हैं। तो और सरप्राइज गिफ्ट के साथ साथ ये सर्टिफिकेट्स है जो मैं उनके नाम अनाउंस करना चाहता हूँ जो इस सरप्राइज गिफ्ट और इस सर्टिफिकेट के हकदार है। तो सबसे पहले जो एपिसोड 6 में जिन्होंने सही आंसर दिया था वो थी महिमा पटेल जी, और उसके साथ साथ एपिसोड 7 में जो 4 लोगों को हमने सरप्राइज के लिए चुना है वो है भावेश पटेल फ्रॉम कोयम्बतूर, फेनिल मानानी, अशोक शेंगानी, एंड यस वन एंड ओनली सतीश वानखेड़े जी। तो ये 5 लोग हैं जो उमिया ग्लास की तरफ से गिफ्ट के हकदार रहे हैं। उनके अलावा दोस्तों जो लोग ने आंसर दिए हैं और उनके भी मैं आपके साथ नेम शेयर करूंगा और सर्टिफिकेट शेयर करूंगा दोस्तों। तो उनके साथ साथ हमारे मासूम पंचाल जी जिन्होंने दूसरे दिन सुबह ये आंसर दिया था, उनका भी ये सर्टिफिकेट, और उनके साथ साथ हमारी टीम की सोनल जी झाला, उन्होंने भी सही आंसर दिया था। तो आप सभी विनर्स को प्रवेश डोर हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और उसके साथ साथ दोस्तों इस एपिसोड का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। तो आपका सवाल है दोस्तों कि इंडिया में सबसे लंबी टनल कौन सी है। तो ये आपका सवाल है दोस्तों, और आपका टाइम लिमिट रहेगा मॉर्निंग 10 o'clock तक, और आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, और विनर को इस बार डिजिटल सर्टिफिकेट आप तक पहुंचाया जाएगा। और जो पिछले 2 एपिसोड से जो विनर है जो
उमिया क्लास की तरफ से गिफ्ट जीते हैं उनको विद इन इस वक्त वीक में आप तक हम गिफ्ट पहुंचाएंगे और डेफिनेटली आप तक इस गिफ्ट का हम पहुंचाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जी हाँ संदीप, और गिफ्ट पहुंचा के सेल्फी रखना और इसके अंदर दिखाना भाई कि आपने यस गिफ्ट पहुंचाया है। और यस जिनको यस आप कुरियर कर रहे हैं वो भी कुरियर मिल जावे गिफ्ट का, तो आप भी दोस्त सेल्फी लेके फोटो पाना कि भाई उमिया क्लास का आपको गिफ्ट मिल गया। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा उमिया क्लास से दिलीप भाई सेंगानी और गौतम भाई सेंगानी को कि आपने अच्छा एप्रिसिएशन के लिए गिफ्ट रखा। और जो जो लोग जीते हुए हैं उनको मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ कि भाई चलो आपने सही सवाल का जवाब दिया। कैसे भी आप ढूंढो, गूगल पे ढूंढो या सर्च कीजिए, आप ढूंढते हो तो कुछ न कुछ मिलता है। और इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो कलकत्ता में है ये तो सबको मालूम होने लगा। संदीप जी वही सवाल था ना? जी वही सवाल था जो हाँ। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे है। तो काफी लोगों ने अच्छा आंसर दिया और सभी को जानने को मिला एक जवाब क्या है। राइट। ठीक है ठीक है। और अभी का जो सवाल है वो संदीप जी को पर्सनल आप व्हाट्सअप करना, तो उसके लिए एप्रिसिएशन कुछ अलग ही संदीप जी करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अभी संदीप जी नेक्स्ट पीपीटी। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे आज के ये नॉलेज सीरीज में आगे बढ़ते हैं। निर्मल सिंह गोयल। जी हाँ दोस्तों, ये नाम काफी प्रख्यात हो चुका है सूरत के अंदर। दोस्तों इनकी एज है 48 ईयर। और संदीप जी ने वो जो लाया है ना फ्लाई ऑफ कैटल पिलियर, यानी कैटल पिलियर की क्या वेदना रहती है, बस ये वेदना सहन करके आदमी आगे बढ़ा हुआ है। दोस्तों इनकी हाल में उम्र है 48 साल, दिखते हैं 28 साल जैसे। और उनके अंदर का जो जुनून समझिए, उनके अंदर जो अभी अवयव उनके जो काम करते हैं ना वो 20 साल के यंग लड़के जैसे करते हैं। दोस्तों उनकी धर्मपत्नी का नाम है रेखाबेन, जो हमेशा उनको सपोर्ट करती है। लेकिन सपोर्ट दोस्तों मोरल नहीं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती है। ऐसी रेखा भाभी हमारे। दोस्तों उनके दो सन है, यशराज और देव। दोस्तों एक संजय दत्त जैसी बॉडी है, एक अजय देवगन जैसी है, दोनों बॉडी वाले हैं। और कुश्ती में भेजे तो सामने जीत के आए, ये पक्का है। उसके बाद इनका प्रोफेशन में कहूँ तो कामरेज में एमआरएफ टायर की डिस्ट्रीब्यूशन सीप है काफी सालों से, और बहुत बड़ा टायरों का इनका बिजनेस है। रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप है कामरेज में। दोस्तों एल्यूमिनियम फॉइल के बिजनेस में भी है और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी है, राजकोट और सूरत में काफी फैला हुआ बिजनेस है। इनकी हॉबी है ट्रैवलिंग, और बाकी की दो जो हॉबी है वो या तो इन्होंने हॉबी को अपना खुद के डीएनए में डाला हुआ है, ऐसी रनिंग और साइकिलिंग इन्होंने हॉबी ये बनाई है, या तो फिर अपने जो लक्ष्य था उनको हॉबी बना दिया है। दोस्तों अचीवमेंट इनका है तो वो 100 टाइम्स यानी 100 बार तो दोस्तों अपने पासपोर्ट पे सिक्का लगा चुके हैं, यानी 100 बार तो विदेश यात्रा कर चुके हैं, ऐसे ये आदमी है। तो दोस्तों हमारे बीच आ रहे हैं और हम स्मार्ट संतोष नायर का जो गुरुकुल रहता है वो भी उन्होंने किया है। स्मार्ट की जो टाइगर की टफनेस वाली कोर्स रहती है वो भी उन्होंने किया है। वो स्मार्ट के स्टूडेंट है, मैं भी स्मार्ट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो एक कदम आगे टाइगर का कोर्स किया हुआ है, वो टाइगर बने हुए हैं। तो दोस्तों हमारे बीच आ रहे हैं श्री निर्मल सिंह गोहिल। प्लीज वेलकम निर्मल जी। थैंक यू सर। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। बस बस बहुत बढ़िया। अच्छा मैं ये थैंक यू लोगों सो को मच फॉर इनवाइटिंग मी। और दोस्तों देखो इन्होंने नाम लिखा हुआ है बापू, और ये सही में रविंद्र जाडेजा जैसे, और इसको बोलते हैं ना बापू, बस ये बापू ही है हमारे। और इनकी सरनेम है ये राजपूत है, और राजपूत घराना में ये होता ही है कि भाई शौर्यपन दिखाना है। तो निर्मल जी मोस्ट वेलकम हमारे नॉलेज नाइट में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे संदीप जी ने कुछ कुछ सवाल आपके लिए पूछे हुए हैं, तो वो पीपीटी में ही हम लोग शुरू करेंगे। एक सवाल पूछेंगे, उनका आप जवाब देना है। धीरे धीरे मैं भी आपके साथ शेयरिंग में हुई हूँ। तो संदीप जी। जी सर। जी सर। सर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका
आपका बहुत नाम सुना है सर रनिंग में और साइकिलिंग में, और आप एक इंस्पिरेशन हो यंग जनरेशन के लिए। तो ये जो आपने रनिंग और साइकिलिंग जो स्टार्ट किया, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा किस्सा रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी कहानी रही होगी, तो आप प्लीज वो शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं राकेश जी के साथ हम स्मार्ट का कोर्स कर रहे थे। उसी टाइम पे हमारे यहाँ नॉलेज नाइट होता है, तो उसमें सबको एक एक सब्जेक्ट दिया जाता है कि मेरा एक सब्जेक्ट था वेलनेस, इलनेस वर्सेस वेलनेस। तो मुझे मॉडिफाई करके दिया था कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है, लेकिन वहाँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उसके बाद मुझे खुद को अंदर से ऐसा लगा कि मैं सब बोल के तो आया हूँ लेकिन कर नहीं सकता हूँ। तो मैं अंदर से पूरा डिप्रेस हो गया था कि लोगों के सामने ये बताऊंगा और मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। ये सितंबर 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम रनिंग किया था 21 किलोमीटर। उसके बाद ये कंटिन्यू लगातार चल रहा है। जी सर, थैंक यू सो मच। अगले बहुत ही बढ़िया संदीप जी। जी ये जो संतोष नायर जी है, तो इन्होंने संतोष नायर जी ने कुछ कहा भी था और सही में इनको इंस्पिरेशन लग गई, और दिल में जिसको बोलते हैं ना चोट, अंदर से ये चोट इनको लगी हुई थी। और तब इनका वजन, इनके साथ मैंने बात की थी, तब बता रहे थे कि भाई 112 किलो है, और अभी इनका वजन 80-90 के आसपास में है। ये 6 फीट के आदमी है, लेकिन वजन तो रहेगा 112 में से ये 89 पे, 80 या 90 के आसपास है। निर्मल जी सही बात है? यस यस, 92 kg राइट नाउ जी 92 केजीज है। इनकी लंबाई 6 फुट से ऊपर है, यानी वजन रहता है। लेकिन तब से उनको अंदर से ऐसा हो गया कि भाई मुझे कुछ करना है। और निर्मल जी अभी मुझे भी कुछ हो गया है, क्योंकि मैं भी 108 किलो का बन गया था, और मेरा बच्चा बोल रहा था कि 108 की एम्बुलेंस आती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एम्बुलेंस बन चुका हूँ, लेकिन एम्बुलेंस में से बाहर आना है। तो अभी 103 पे आया हुआ हूँ आपके इंस्पिरेशन से। नहीं, आपको हम मेरे साथ ले लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। संदीप जी, नेक्स्ट क्या ऐसा सवाल है जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है? जी सर, अभी नेक्स्ट में सवाल ये है सर कि बहुत बार होता है कि हैबिट बनती है, और जैसे कहा जाता है, पढ़ा भी हम सबने कि आपको कोई भी हैबिट बनाने के लिए 21 डेज सही बात है। कांस्टेंट वो चीजें करनी पड़ती है। लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है सर कि वो हैबिट आपके डीएनए में चले जाती है, और वो आपका डीएनए बन जाता है। तो क्योंकि उसके वो चीज किए बिना आप रह ही नहीं सकते। तो सर ये जो आपकी हैबिट है साइकिलिंग एंड रनिंग, इसको हम समझ सकते हैं कि ये आपके डीएनए में घुस चुका है। तो ये कैसे सर आपका ये आपने हैबिट को कैसे डीएनए में कन्वर्ट किया? वो कंटिन्यू और प्रैक्टिस से, और उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। आपका गोल है वो अचीव होता जाएगा, तो उसके पीछे पीछे आपको इंस्पिरेशन मिलता जाएगा कि उसमें और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो हैबिट कंटिन्यू मतलब रूटीन लाइफ में हो गई। कोई दिन हमारा कुछ ये होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कर दे, तो ऐसा फील हो रहा है कि हमारी आज का दिन में कुछ कमी हुई है, अनइजीनेस जैसा फील करते हैं। बहुत बढ़िया। यानी मतलब ये हुआ कि हमेशा सुबह हुई, यानी सूरज का दर्शन हम नहीं करेंगे, सूरज हमारा दर्शन करेगा। राइट। ये बात पक्की बात है। और दोस्तों, निर्मल जी को एक बार मैंने फोन किया था और पूछा कि भाई रनिंग का वो कैसे हम लोगों को ट्रेनिंग लेना है। तो ये बोलते थे कि भाई लाइट का एक थामला शुरू है, वहां से दौड़ना शुरू कीजिए, दूसरे लाइट के थामले के पास खड़े हो जाइए, फिर चलते चलते जाइए, फिर दौड़िए। वैसी प्रैक्टिस एकदम नॉर्मल वे में निर्मल सिंह ने हमको बताई थी। सही बात है निर्मल जी? राइट बराबर है। मैंने खुद ने भी वही स्टार्ट किया था पहले। नहीं, आपकी सलाह ली थी तो हम लोगों ने भी बस नहीं, वैसे मेरा ही। एक्सपीरियंस ही आपको शेयर किया था एक्चुअली। सही बात है। एक खंबा से दूसरे खंबे तक, फिर वो एक खंबा वॉकिंग, एक खंबा रनिंग जितना। तो दोस्तों, हैबिट ऐसे बनती है अपने डीएनए के अंदर, यानी इनके खून में अभी आ गया है रनिंग और साइकिलिंग और स्विमिंग, ये भी है इनका। ये देखता हूँ मैं कायम फेसबुक के ऊपर। संदीप जी, नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है? जी सर, हमने सुना हुआ है कि आप काफी टाइम
रनिंग के लिए बाहर देश भी गए हुए हैं, आपको हाँ, सिर्फ अगर बात मिलती है कि वहां पे इस कंट्री में इस जगह पे अगर मैराथन हो रही है, रनिंग हो रही है, तो आप चले जाते हैं। तो सर हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने रनिंग और साइकिलिंग में पार्टिसिपेट किया हो, और मैंने कहाँ कहाँ पे? हाँ मोर देन 150 मैराथन कंप्लीट किए है। उसमें हाफ मैराथन और फुल मैराथन दोनों आता है। मतलब हाफ मैराथन में 21.1 किलोमीटर होता है और फुल मैराथन में 42 किलोमीटर रनिंग करना होता है। और दूसरा अल्ट्रा मैराथन होता है कि जो आपको मतलब मैं ऑन रोड पे नहीं लेकिन ऑफ रूट टाइप का सरफेस होता है, पहाड़ी में, जंगल में, वो भी काफ़ी बार किया है। 150 टाइम मैंने ये मैराथन किया है, उतने मेरे पास मेडल है। और साइकिलिंग भी बहुत बार किया है। क्या बात जी है, बहुत ही अभिनंदन निर्मल जी। 150 से ज्यादा आपने, जैसे सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली ने 100 रन मार दिया तो बैट दिखाते हैं और लोग ताली बजाते हैं, 150 मार दिया तो खड़े ही हो जाते हैं। तो हम आपके लिए क्या अभी बताएं कि भाई 150 से ज्यादा मैराथन, और उसमें भी लॉन्ग मैराथन ज्यादा। और हम देखते थे कि भाई आप लॉकडाउन में भी वर्चुअल मैराथन में पार्टिसिपेट लेते थे हाँ, और वो भी अचीव करते थे। तो वो वर्चुअल मैराथन क्या थी? वर्चुअल मैराथन में आपको पार्टिसिपेट जो होते हैं उसको मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है जो स्टार्ट करना और एंड टाइम पे ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है कि आपको इतना रनिंग है, या फिर आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आपका सर्टिफिकेट और मेडल वो सब बाय कुरियर आते हैं। दोस्तों, और मैं ये भी बताऊं, ये निर्मल जी ने 150 से ज्यादा मैराथन दौड़ी हुई है। और दोस्तों, इनके साथ बोलते हैं ना, हम लोग तो घर के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई वेला आओ जो नाश्तो बनावी ना किए। इनके साथ तो इनकी जीवन संगिनी साथ में चलती है। हम जानना चाहते हैं कि रेफा भाभी आपके साथ कितनी बार मैराथन दौड़े हैं या कितनी बार कंप्लीट किए उसने भी? उसने 27 मैराथन किया हुआ है। ओहो, काफी वेरी बार गुड। कहीं हम ट्रैवलिंग पे होते हैं तो मैं वहाँ जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वो भी साथ में होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, 150 बार इन्होंने और 27 से ज्यादा बार रेखा भाभी ने। तो आप खाली, निर्मल जी ऐसा है, आप कभी ये फोटो मत भेज देना कि कपल चैलेंज दौड़ने वाला, नहीं तो हम दौड़ते रह जाएंगे, ये दिक्कत में आ जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा और बहुत ही अचीवमेंट वाली चीज है कि भाई घर की अपनी जो अर्धांगिनी है तो वो साथ देती है, तो भाई एकदम गजब ही हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने। और 100 से ज्यादा बार तो आपने आउट ऑफ कंट्री में गए हैं। तो कितनी बार मैराथन के लिए गए होगे आप, स्पेशल मैराथन के मैराथन लिए के एक भी लिए? बार नहीं किया स्पेशली। अच्छा। लेकिन जहाँ जाता हूँ वहाँ कोई इवेंट होता है आसपास में, एक दो दिन का डिफरेंस है, तो वहाँ आगे से रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं क्योंकि प्लानिंग फिक्स होता है। बराबर है। तो वहाँ वो रनिंग कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं उसके लिए। जैसे तो कोई एक्सपीरियंस बताएंगे कि वहाँ धूप ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, उसमें मैराथन में बहुत ही अपने को एनर्जी लगानी पड़ी, ऐसी कोई कंट्री थी? हाँ, एक्चुअली जब मैं 2016 में गया था ऑस्ट्रिया, वहाँ वियना सिटी में मैराथन था और वहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर था और ओहो, कंटिन्यू बारिश चल रहा था। तो उस ओहो, टाइम पे भी मतलब मैं अब 2 मिनट के लिए भी तो पूरा चिल्ड हो जाता है। लेकिन राइट राइट। ड्यूरिंग रनिंग में एनर्जी आती थी, गर्मी और वो सब उस टाइम पे फिनिश किया था। लेकिन उतना ओहो, वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, हम्म, ये सबसे टफ टाइप का था। बराबर है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। संदीप जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जी सर, अभी आपने काफी रनिंग किया हुआ है, तो क्या सर हम जान सकते हैं कि कितना अभी तक के आपके लाइफ में आपने सबसे लंबी जो रेस आपने दौड़ी हो, वो कितने किलोमीटर की या कितना डिस्टेंस आपने दौड़ी होगी? 50 किलोमीटर का। ओके। कोई तो हमारे यहाँ सापुतारा में ये सबमिट करके रेस होती है, वहाँ 50, 100, 160 किलोमीटर रनिंग करने वाले भी काफी सारे हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक किया है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अगर बाइक में जाना है
तो भी दिक्कत होती है। तो वो भी आपने प्लेन रास्ता नहीं होता है, अनइवन अप डाउन और हिली एरिया होता है। ओके, मतलब आपको एक पहाड़ पे चढ़ना है, वहां से उतर के दूसरे पहाड़ पे जाना होता है, उस टाइप का होता है और बहुत टफ और चैलेंज। सही बात है। निर्मल जी, ये सुनना है कि 50 किलोमीटर की आपने रनिंग ली, उनके बाद की नाइट में तो आप सो गए होगे, वो तो पक्का है, लेकिन उनकी आने वाली जो नाइट होगी, यानी ये कौन सा समय ये 50 किलोमीटर के लिए ये लोग रखते हैं, और अगली नाइट आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा था कि मैं कल 50 किलोमीटर दौड़ने वाला हूँ? नहीं, वो तो 5-6 बार किया, लेकिन सबसे पहली बार किया था, तभी थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि कैसे करेंगे, क्या होगा। मतलब सबसे पहली मेरी 21 किलोमीटर का भी रेस था, तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया था ओहो, कि कैसे करूंगा, लेकिन उस टाइम तो ठान लिया था कि करना ही है, तो हो जाता है। मतलब आपका एक करना है, मेंटल गेम है, मैराथन इज ए मेंटल गेम एक्चुअली। आप थोड़ा बहुत आगे करते जाओगे, लेकिन बीच में 2-3 बार आपको ऐसा लगेगा कि यार कहाँ मैं आया, कहाँ फंस गया हूँ, कैसे करूंगा। लेकिन एक करने के बाद जो खुशी अचीवमेंट होता है ना, वो बहुत बढ़िया है। मतलब आप ऐसा फील करते हैं कि लाइफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। निर्मल जी, ऐसा भी हुआ होगा कि अपने को ये 50 किलोमीटर दौड़ने के बाद मालूम पड़ता है कि शरीर के अंदर कितने कितने स्पेयर पार्ट कहाँ कहाँ है। हाँ, सही बात है, आधे रास्ते पे ही मालूम पड़ता चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संदीप जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, आपने ये सारी जो एक्टिविटी अभी तक आपने की है और ये जो सारी चीजें आपने की है, उसमें आपका फिजिकली कोई या फिर मेंटली जो चेंजेस आपने आया हो, तो आप जो शेयर करना चाहो। है। फिजिकली तो मैं अभी बहुत फिट हूँ, और मेंटली उससे क्या है कि कोई भी आप एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको अपना रूटीन काम में स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है, और आपका फोकस बढ़ता है। आपका आपका काम के प्रति फोकस भी बहुत ज्यादा होता है। आपका काम, पूरा दिन का रूटीन भी बहुत आसान हो जाता है। सही और बात। मतलब मैं एक्चुअली जब स्टार्ट किया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बॉडी में और माइंड में आया है, तो वो बहुत ट्रिमेंडस हुआ है। मतलब कोई भी चैलेंजेस होता है तो बहुत लाइटली ले लेते हैं और इजीली अचीव हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये मेंटली गेम है, और इनको अपने को माइंड में नहीं लेना है, लेकिन माइंड में ऐसा लेना है पॉजिटिव, तो हो ही जाता है। और करी लईसु एज हाँ, मगजनी अंदर होए। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिजिकली तो यही है कि भाई थोड़ा बहुत तो पेन होता ही होगा, लेकिन बाद में। और ये बात के आपसे मैं सहमत हूँ कि जब से हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने इंस्पायर होके साइकिलिंग अभी नॉर्मल लेवल पे शुरू किया है, तो पूरा दिन उत्साह से जाता है, थक नहीं लगता है, और एनर्जी रहती है पूरे दिन के अंदर। क्योंकि सुबह में जब एनर्जी अपने शरीर के अंदर भरते हैं तो एनर्जी रहती है। और आप तो मैराथन दौड़ रहे हैं, तो फिर वीकली वीकली तक एनर्जी पक्की रहती होगी, निर्मल जी। श्योर है। थैंक यू, थैंक यू। और संदीप जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आपके लाइफ में कोई गोल होगा जो आपको हमेशा अंदर से मोटिवेट करता होगा और आपको आगे बढ़ने के लिए एक डायरेक्शन दिखाता होगा, तो वो हम जानना चाहेंगे, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का सबक होगा। गोल तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए कि पहले सबसे पहला मेरा गोल था कि मुझे 21 किलोमीटर रन करना, तो वो कर लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे मुंबई मैराथन, जो बहुत प्रेस्टिजियस होता है, उसमें रेगुलरली आप कोई टाइम के अंदर, आप टाइम फ्रेम के अंदर आपने अचीव किया होगा तो ही उसको अंदर एंट्री देते हैं। वो करना था तो वो भी किया। उसके बाद तो फुल मैराथन का टारगेट था कि भाई 42 किलोमीटर मैराथन मुझे रन करना है, तो वो भी मैंने कर लिया। उसके बाद तो मतलब ये रूटीन प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद ये अल्ट्रा मैराथन था, ये भी हो गया। उसके बाद साइकिलिंग स्टार्ट करना था, तो साइकिलिंग भी अभी बहुत मतलब अभी इजी लग रहा है, मतलब रनिंग की कंपैरिजन में। अभी हम हमारे इधर घर से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी 4-5 बार गए हैं, और समझ लो 100 किलोमीटर साइकिल करना है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है इजीली 100 किलोमीटर। जी हाँ, संदीप जी, ये 3 दिन के पहले हम लोगों ने हमारे साइकिलिंग ग्रुप में इनको
हम लोगों ने शामिल किया और उन्होंने पहले ही दिन भाई पोस्ट रख दी कि भाई आज हमने 70 किलोमीटर 70 की भी साइकिलिंग चलाई है। हम तो 20 किलोमीटर में अचीवमेंट मान रहे थे और इनकी रनिंग स्पीड थी 26 किलोमीटर पर आवर, यानी हम लोग नॉर्मली 17 किलोमीटर पर आवर में थक जाते हैं और ये 26 की रहती है। निर्मल जी, ये कैसे हो पाता है इतनी स्पीड? ये सब नहीं, प्रैक्टिस से ही आता है। यस, सही बात है, प्रैक्टिस से ही होता है। यानी प्रैक्टिस से हर कोई चीज हम लोग पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो निर्मल जी जो 150 से ज्यादा मैराथन दौड़ी हुई है और नॉर्मल वे में बता रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट और बहुत ही स्मॉल तरीके से बता रहे हैं। तो निर्मल जी, लास्ट आपके लिए एक ही क्वेश्चन हमारे संदीप जी ने रखा हुआ है कि आप समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या मार्गदर्शक देना चाहते हैं या क्या सलाह देना चाहते हैं कि ये करना ही चाहिए? नहीं, फिजिकल फिट तो रहना ही चाहिए, क्योंकि आपको मतलब मुझे पता चला है तब तक तो बहुत मैं लेट था। मैंने समझ लो कि 42-43 ईयर्स की एज में मैंने स्टार्ट किया है। अपने यहाँ तो काफी सारे यंगस्टर है, वो अर्ली कर सकते हैं। और फिजिकल फिट रहोगे तो आप मेंटल भी फिट रह पाओगे, और उसके बाद आपको कोई मेंटल या फिजिकल डिसीज नहीं आएगा। आप हैप्पीली रह पाओगे, आपके फैमिली वाले भी खुश रहेंगे, आप किसी पे बोझ नहीं बनोगे ज्यादा, और हर एक एंगल से आप अपनी लाइफ को फुलफिल कर, मतलब हर एक विश आपकी है वो अचीव कर सकते हो। मान लो कि किसी को डायबिटीज आ गया तो ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। मैं एक्चुअली फूडोहॉलिक आदमी हूँ, तो मुझे अलग अलग टेस्ट का खाना बहुत पसंद है। तो मुझे खुद को भी डॉक्टर ने काफी सारा रिस्ट्रिक्शन दिया था कि आप ये नहीं खाओ, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको फ्राइड चीज नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो उसके बाद अभी मैं पूरा जो भी मेरी मन में इच्छा होती है वो पूरा एंजॉय करता हूँ, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं खाने के लिए ही जी रहा हूँ, और मतलब पूरे ओवरऑल बहुत अच्छी तरीके से हर एक फूड का एंजॉय करता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है अभी। ये मुझे मैसेज बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं भी खमन जलेबी खा सकता हूँ अभी। कल सुबह हाँ, रोज संदीप जी खाइए। यही है ना साइकिलिंग में नाश्ता? जी, सुबह का। बहुत बढ़िया दोस्तों, जब कैलोरी हम लोग बर्न कर सकते नहीं, हैं, मतलब यानी साइकिलिंग में नाश्ता ठीक है, लेकिन आप कोई सर्टेन वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली आपको खाने में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए। आप रूटीन में फिर खाइए, कोई इश्यू नहीं है। बराबर है। उसकी मैं आपको पर्सनली बात करूंगा थोड़ा। बहुत ही बढ़िया। तो ये काफी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया हुआ है कि दोस्तों तंदुरुस्त रहना ही चाहिए। और ये 40 साल के बाद निर्मल जी ने शुरू किया, लास्ट 8 साल की जर्नी है। दोस्तों मुझे भी 40 साल हुआ है, और एक व्यक्ति ने कहा था, गुजराती में कहावत है कि 40 પછી ચાલશો नहीं तो चाली जसो। यानी इनका दो मतलब होता है, या तो आप चल जाओगे या तो फिर लाइफ में आपका गाड़ी चल जाएगा, यानी आप तो चल बसोगे, ऐसा ही होगा। तो दोस्तों 40 के बाद तो ये अवेयर होना ही है। लेकिन निर्मल जी बता रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छे यंगस्टर है जो 20 साल के हैं, 25 साल के, 30 साल के। वो जो अभी से अगर ये करेंगे तो दोस्तों कोरोना जैसी महामारी थोड़े थोड़े अंतर पे वो भी अपना अपना वेरिएंट बदल बदल के एपिसोड सीरीज वाइज आते ही रहने वाले हैं। लेकिन उसके सामने टिकना है तो अपने को शारीरिक रीते मजबूत बनना ही पड़ेगा, तो ही हम टिक पाएंगे। तो निर्मल जी, मैंने सुना था कि आपको शायद कोविड हुआ था। तो कोविड में आप तो फिजिकल एकदम व्यवस्थित थे। तो ये फिजिकल आपको क्या काम आया था कोविड के सामने टिकने में? नहीं, कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया और 6-7 दिन आइसोलेट हुआ। आफ्टर 4th डे मुझे रिकवरी काफ़ी सारा हो गया। इनहेल ब्रीथिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन 8-10 दिन बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने खाली एक 4-5 दिन टैबलेट लिया था नॉर्मल, और उसके बाद तो ये विटामिन सी का और ये बराबर है। बोलते थे उसका जिंक का लिया था। डोलो टैबलेट 2 दिन लिया था खाली, और मतलब मैं इमीडिएट रिकवर हो गया था, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, तो उसमें कोई भी टाइप का कोई इश्यू नहीं आया। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र
आप अगर भागोगे, साइकिलिंग करोगे, स्विमिंग करोगे, हाँ तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आसपास आ ही जाता है। और आपने प्लाज्मा भी डोनेट किया हुआ था, हाँ, वो उसके बाद मैंने 2 बार प्लाज्मा डोनेट किया था। बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों, यही थी निर्मल जी, हमारे मिक्का सिंह सूरत के जिनकी हाँ, बायोग्राफी। बहुत सारे और सतीश जी अभी से उत्सुक है कुछ पूछने के लिए। सतीश जी मोस्ट वेलकम। और आप सारे दोस्त निर्मल जी को कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो सुबह उठने वाली है, तो वो भी पूछिए, जो भी पूछना है पूछिए। सतीश जी मोस्ट वेलकम। हैप्पी इवनिंग सर। निर्मल जी हैप्पी इवनिंग। Thank हम you. लोग 3-4 टाइम्स मिले हैं हाँ, एंड जब भी हम मिले हैं मैं आपसे काफी इंस्पायर होता हूँ। एंड हेड्स ऑफ टू यू, जितने भी आपने अचीवमेंट्स किए हैं, अल्ट्रा मैराथन साइकिलिंग। सो मेरा सवाल सिर्फ आपसे एक ही है सर, कि हाउ यू बैलेंस योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। मुझे वो जानने में रस है एकदम, कि कैसे आप ये प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करते हो। इतना आपने विमल टायर्स को आप नई ऊंचाई पे लेके गए हो, और तो भी आपको ये सब टाइम कैसे मिलता है, तो मुझे वो जानने में इंटरेस्ट है सर। हाँ, देखो सबसे पहला तो पर्सनल मतलब में ये रनिंग और एक्टिविटी मैराथन ऑलवेज संडे को ही होता है, तो उस दिन छुट्टी रहता है। और ये सब एक्टिविटी कभी भी करना है तो बिफोर 8 o'clock कंप्लीट हो जाता है, तो आप 9:30-10 बजे ऑफिस इजीली पहुंच सकते हो। आपको कोई एक्सक्यूज करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक आपको करके दिखाना है, कुछ भी अपने आप के लिए करना है, तो कोई चीज आड़े नहीं आती। सो आपका मतलब ये है सर कि आपने प्रैक्टिस किया एंड वो भी स्टार्ट अर्ली किया। सो हाँ। मैं ये समझूं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन जो भी किया मतलब मैं दिल से किया था, तो उस टाइम होता गया। और मुझे कोई मेरे बिजनेस में या कोई रुकावट है या कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आया कि। और काफी सारा तो मेरा ये ऑटो पायलट मोड में ही चल रहा है, तो मेरा उतना ज्यादा फोकस भी नहीं है। कोई नई नई चीज डेवलप करना है, कोई नया काम करना है, कोई नया वो करना है, उसमें ही ज्यादा मेरा फोकस रहता है। रूटीन एक्टिविटी में मेरा ज्यादा फोकस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस आंसर। बहुत बढ़िया। और निर्मल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज आपका खुद का एक्सपीरियंस कहा। इसमें से मैं आपको पक्का ये वादा करता हूँ कि इसमें से 4-5 लोग ऐसे होंगे जो उठ नहीं पा रहे, वो कल से उठने लगेंगे। नहीं नहीं, उड़ जाएंगे। 3-4 लोग ऐसे होंगे कि जो दौड़ना है करेंगे, नहीं करेंगे, ये करने लग किसी जाएंगे। को भी कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर है ग्रुप में, आप दे सकते हो किसी को। मैं ऑलवेज उसका हेल्प करने के लिए या गाइडेंस देने के लिए रेडी रहूंगा। और दोस्तों, निर्मल जी ने मुझे पर्सनली गोल दिया है। मैंने कुछ 30-35 किलोमीटर साइकिलिंग किया, इनको मैसेज भेजा, तो इन्होंने मुझे टारगेट दिया कि भाई आपको 100 किलोमीटर कंप्लीट करना है, यानी एक ही राइड में 100 किलोमीटर कंप्लीट करना है, ये 2021 की साल में। तो वो मेरे मुझे साथ ही में लेके जाऊंगा। वो मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुआ, और मैं ये प्राप्त करने के लिए अभी मेहनत शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर तक तो पहुंच चुके हैं, 50 तक पहुंच चुके हैं। बस आने वाले समय में निर्मल जी के साथ ही हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे, और वहां तक का अचीवमेंट पहला जो रहेगा हमारा लंबा टूर, तो वो स्टेच्यू ऑफ, क्योंकि वर्ल्ड की ऊंचा में ऊंची प्रतिमा, उनको अचीव करना, और हम कुछ इंस्पिरेशन हो पाएंगे। निर्मल जी सही बात है। आप अपने कोई भी दिमाग में कोई बैरियर है उसको ब्रेक करो कभी भी। छोटे छोटे आपने कहा एक बार मेरे से 30 किलोमीटर हो रहा है, तो आप 40 का टारगेट रखो, और वो 40 पे एक बार पहुंच जाओगे, फिर 50 का रखो, ग्रेजुअली रैंप अप करते जाओ, और वो एक दिन अचीव होता ही है। सही बात है, सही बात है। तो बस आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक गौतम जी का जो कोई क्वेश्चन है तो आंसर है वो जान लेते हैं। अच्छा सवाल है, गौतम जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू राकेश जी। नीलमणि जी से एक मेरा क्वेश्चन है सर। खान पान की तो बात हुई, मुझे ये जानना है सर कि मैं भी राकेश जी के साथ साइकिलिंग मैंने स्टार्ट की है, तो 30 से 100 तक पहुंचना है, तो ये एनर्जी कैसे मेंटेन करनी है खान पान के द्वारा? प्रोटीन कैसे मेंटेन करना, सारे न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करना नहीं, है? प्रोटीन नहीं होता है एक्चुअली। जो आपको जिस दिन साइकिलिंग करना है उसके अगले दिन आपको कार्बोहाइड्रेट फूड लेना पड़ता है। रात को लाइट फूड चाहिए, लाइक मतलब में वो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, या अपना राइस का कोई आइटम, या खिचड़ी टाइप का। और ड्यूरिंग आपको
साइकिलिंग आपको ये सोल्ट वाला कोई चीज या फिर ये अपना आता है इलेक्ट्रोलाइट, वो सब Okay. साथ में पीते जाओगे तो आपको एनर्जी मेंटेन रहेगी और आप इजीली कर पाओगे। और कोई भी रनिंग या साइकिलिंग के ड्यूरिंग आप पूरा प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है, पानी बार बार पीना है, ओके। तो उससे एनर्जी मेंटेन रहेगी। अच्छा निर्मल जी, मैंने एक बात सुनी थी कि ये मिथ्या हो सकता है कि आप अगर कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो बार बार पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं नहीं, ये मतलब मिथ्या ही कार्डियो है। एक्टिविटी है साइकिलिंग और रनिंग, उसमें आपको वाटर लेवल आपका बॉडी का मेंटेन रखना ही चाहिए। ओके, तो मतलब सॉल्टेड वाटर या तो नींबू नींबू शरबत पी सकते हो, उसमें हाँ सॉल्टेड चलेगा डाल के। चलेगा चलेगा। बढ़िया सर। और ऐसा कोई जरूरी है कि प्रोटीन, अगर इतना हार्ड वर्क करते हो तो प्रोटीन हाँ की मात्रा प्रोटीन चाहिए, बनी रहे? लेकिन आफ्टर वर्कआउट आपको प्रोटीन ज्यादा लेना है, ओके, बिफोर आफ्टर वर्कआउट वर्कआउट लेना नहीं है। लेना है। हाँ। थैंक यू गोयल जी। राकेश जी ने बोला जैसे ही आपके साथ ही जाएंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, नहीं, आप आपकी छत्र छाया में। थैंक यू सो मच निर्मल जी, बहुत ही बढ़िया आपका इंस्पिरेशन, और आप आते रहना। हम तो आपको पर्सनली अभी मिलते रहेंगे, लेकिन नॉलेज सीरीज में आपका ज्ञान हमेशा देते रहना। तो थैंक यू सो मच, और आगे के भविष्य के लिए आपको ऑल द बेस्ट, प्रवेश टीम की ओर थैंक यू, से, आप सभी को नॉलेज भी, सीरीज की ओर से। हम सब साथ में चलेंगे। थैंक यू सो मच। और संदीप जी, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे की रहा दोस्तों, बायोग्राफी आ रही है, हमारे राहुल जी लेके आ रहे हैं। राहुल चौहान, उनके फादर का नाम है नरेंद्र भाई, मदर जयाबेन, सिस्टर जागृति, हिना और प्राची। दोस्तों ये कच्छ खोमड़ी से है और अमरोली में रहते हैं। एजुकेशन इन्होंने अभी अभी कंप्लीट किया है, बी सिविल। हॉबी है इनका वॉलीबॉल और स्विमिंग। गोल है इनका कि फेमस सिविल इंजीनियर सूरत का बनना है। क्या बात है। और अचीवमेंट, येलो बेल्ट इन कराटे। ये भाई साहब ने कराटे का येलो बेल्ट अचीव कर लिया है। और वॉलीबॉल जो वो पढ़ाई कर रहे थे तब स्टेट लेवल पे वॉलीबॉल में चैंपियन टीम के मेंबर बन चुके हैं। दोस्तों हमारे बीच में राहुल जी आ रहे हैं, और काफी अच्छी बायोग्राफी, सपनाना सौदागर गुजराती में बुक है, तो उनके अंदर बायोग्राफी लेके आ रहे हैं। संदीप जी आप नेक्स्ट पीपीटी कीजिए, और राहुल जी मोस्ट वेलकम। राहुल जी आपको आवाज सुनाई दे रही मेरी? हाँ हाँ, थैंक यू राकेश भाई ओके ओके, फॉर तो इंट्रोडक्शन। हाँ शुरू कीजिए। मेरी आवाज क्लियर है? थोड़ी आपकी आवाज कट रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। आप गुड कंटिन्यू इवनिंग टू बोलते ऑल। जाइए, हम कहेंगे। हाँ ओके। आज का मेरा टॉपिक है जिनके बारे में मैं बताना जा रहा हूँ, वो एक अच्छे इनोवेशन साइंटिस्ट है जिन्होंने सोलर एनर्जी को इंडिया में रिप्रेजेंट, मतलब सोलर एनर्जी को तो सब जानते थे, पर इंडिया में सोलर एनर्जी को गरीब किसान, गरीब के घरों में पहुंचाने का जो उन्होंने वो ठान लिया था। वैसे मैं आदित्य मित्र हरीश हांडे की बात करने जा रहा हूँ। इनका जो एक लेख था जिनको मैंने पढ़ा, तब मुझे पता चला कि अगर किसी भी मंजिल या मुकाम को आप पाने की अगर मन से ठान लेते हैं और उनके पीछे पागल हो जाते हैं, तो कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है जो आपको बीच में रोक सके। और इससे मुझे हमारे बॉलीवुड की एक मूवी के बारे में भी याद आता है कि जैसे वो मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें नवाजुद्दीन ने बताया है कि माउंटेन के बीच में से एक आदमी रास्ता बनाना चाहता है तो पूरा एक आदमी माउंटेन तोड़ के बीच में से रास्ता बना सकता है। तो ये सोलर एनर्जी को तो इंडिया में लाने की तो बहुत बड़ी छोटी बात है, जिनके लिए हरीश हांडे जी ने बहुत बड़े संघर्ष किए। हरीश हांडे जी का जन्म बेंगलोर में हुआ था, जो एक बेंगलोर में हुआ था, जिन्होंने एक सोलार के संशोधन करने वाले साइंटिस्ट थे, और वो वैज्ञानिक भी थे। अ, हरीश हांडे जी को उनके पिता और उनके दोस्त पागल बोलते थे, जिन्होंने एंट्रेंस मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट ब्रांच में खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर में मेट्रोलॉजी ब्रांच में एडमिशन लिया था। अभ्यास में वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास आउट किया
और वो अच्छे मार्क्स की वजह से उनको मेट्रोलॉजी ब्रांच में एडमिशन मिल गया। पर उनको विश्वास था कि 4 साल की पढ़ाई के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उनको ये ब्रांच से, पर उनको ये ब्रांच में आगे बढ़ने की ऐसी कोई खास वो वजह नहीं थी। उनको कुछ खुद का और अपना ही कुछ अलग ही गोल था। वो अपनी पढ़ाई को बस वो ऐसे ही एंजॉय करने के लिए ही पढ़ाई कर रहे थे। इसमें से उनको कुछ नया-नया जानने मिले। पढ़ाई के दूसरे साल में उन्होंने सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा और उन्होंने बाहर विदेश में जाने का सोचा और वो उनके आगे की पढ़ाई के लिए बाहर विदेश गए पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे उन्होंने थर्मल एनर्जी के बारे में अमेरिका में काम किया। उनके पहले साल की पढ़ाई में के बाद उन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक देश को जानने के लिए वो वहाँ पे कुछ सीखने के लिए वहाँ पे गए और वहाँ उन्होंने पहली बार सोलर की एनर्जी को लाइट में यूज करते हुए देखा सभी को। तभी से उनको मन में एक वो हो गया कि मुझे ये मेरा जो भारत देश है उनमें उनको उनके लिए उनके गरीब किसानों के लिए ये सोलर लाइट मुझे वहाँ पे पहुँचाना है। तो साल 1991 में वो यूएसए से वापिस आए। उनके एक सस्ती वाली टेक्नोलॉजी की सोच थी जिसको एक आम आदमी गरीब किसान वो भी अपने घर में ला सके। उन्होंने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिया कि मुझे भारत वापस जाना है, पर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उनकी जो एप्लीकेशन थी वो रद्द कर दी। उनको वापस जाने के लिए ना बोला वहाँ से और उनको बोला कि तुम यहाँ पे पीएचडी कंप्लीट करके ही जा सकते हो। पर उनके एक प्रोफेसर मार्टिन थे जहाँ वो जो हरीश जी वहाँ जहाँ अमेरिका पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे एक मार्टिन नाम के प्रोफेसर थे जिन्होंने उनकी मदद की यहाँ भारत देश उनको वापस आने में। और फिर एक आम आदमी की तरह और वहाँ तो वो 2 महीने के लिए थे। उसमें 10 दिन तो वो बिना खाए के ही रहे थे। 6 महीने श्रीलंका के वहाँ रहने के बाद भारत वापिस आए और वो कर्नाटक के गाँव में 1.5 ईयर वहाँ पे रहे। गाँव की परिस्थिति और प्रॉब्लम को अच्छी तरह जानने के लिए वो गाँव में ही रहे। उनके लगा कि एक पूरे एक पूरे घर को चलाने के लिए 500 वोल्ट बिजली की आवश्यकता होती है। पर यहाँ के लोगों को तो 20 वोल्ट बिजली भी मिल जाए तो भी बहुत है। पर गवर्नमेंट तो उनको ये भी देने से ना रही क्योंकि गवर्नमेंट उनको ये भी नहीं दे पा रही थी। गाँव के किसानों को सुबह और शाम को ही बिजली की ज़्यादातर ज़रूरत रहती थी खेतों में काम करने के लिए। 1994 में वो वॉशिंगटन गए और वहाँ पे उन्होंने नेविल विलियम को मिले। वहाँ पे फंड को चला रहे थे। वो नेविल विलियम वहाँ के एक नॉन प्रॉफिटेबल फंड को चला रहे थे जिनका नाम था सेल, सोलर इलेक्ट्रिक लाइट फंड। नेविल ने हरीश हांडे जी को बोला कि क्या तुम ये सोलर लाइट को अपने भारत देश में ले जाना चाहते हो? तो ये विलियम नेविल जी ने तो उनकी मन की बात ही बोल दी और हांडे जी एक खुश हो गए कि मैं जो सोच रहा था भारत देश में ये सोलर लाइट को ले जाने के लिए वही नेविल जी मुझे आइडिया दे रहे हैं कि क्या आप चाहते हो? तो हरीश जी ने नेविल जी को पूछा कि क्या ये शक्य है पूरा प्रोजेक्ट और ये सेल्स वहाँ हम ले जा सकते हैं कि भारत में ये शक्य है ले जाना? तो उन्होंने बताया कि हाँ वो शक्य है। सर्विस और सेल्स हम हमारे कंपनी के द्वारा दूसरे सेल्स को सर्विस दे सकते हैं। उन्होंने 1994 में सेल को कंपनी को भारत देश में चालू किया। सेल को एक एडिसन का इलेक्ट्रिक बल्ब था। इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन में से उन्होंने कंपनी का नाम रखा था। ये कंपनी को भारत में चालू करने के पीछे हरीश जी का बस 1-2 ही कारण था कि आम आदमी जो छोटे से छोटे गांव में लोग ये टेक्नोलॉजी को यूज कर सके और कम से कम कीमत में ये टेक्नोलॉजी को अपना सके। गांव के लोग मेहनत करके आमदनी में बड़े रुपए खर्च नहीं करना चाहते हैं।
टेक्नोलॉजी के पीछे बड़ा खर्च नहीं करना चाहते। अगर हम यही टेक्नोलॉजी को सस्ते दाम में लोगों को समझाकर बोलेंगे कि ये आपको हेल्पफुल हो सकती है, तो वो ये टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे। इनकी कंपनी की ऑफिस दिल्ली में थी, जिनका किराया उन दिनों में 1200 रुपए था। तो ये तो ऐसी बात हो जा रही थी कि कमाना थोड़ा रहता था और खर्च ज्यादा हो जाता था, तो इसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा था कंपनी को। और फिर कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिला तो उनको इन्वेस्टर्स भी मिलने लगे। तो पहले थोड़े दिनों में तो इन्वेस्टर्स उनको कम रुपए में इन्वेस्टमेंट दे रहे थे। फिर उनका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया तब 4 लाख रुपए की उनको मदद मिली। यूएसएआईडी ने भी उनको मदद की, जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। उन्होंने भी उनको कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए फंड दिया। उन दिनों वो 1000 से 1500 रुपए में उनका खुद का गुजारा कर लेते थे। उन्होंने नई चीज का आविष्कार नहीं किया था। सोलर पैनल तो सब लोग जानते थे, पर उन्होंने जो सोलर लाइट थी वो गरीब किसानों या सब्जी बेचने वाला हो, पानी पूरी के ठेले वाला हो, उनके वहां तक कैसे पहुंचे, वो उनका मेन गोल था, मोटिव मेन वो था। तो जब उन्होंने शुरुआत के दिनों में चालू किया था तब उनका दाम 15,000 था। पैसे वाले किसान, शिक्षक या जो पैसेदार होते थे गांव में, वो तो पैसे वाले किसान वो तो ये टेक्नोलॉजी लगा लेते थे। पर जो आम आदमी था, जो गरीब किसान था, जो सब्जी बेचने वाला था, वो ये सिस्टम को कैसे लगाए, ये एक बड़ी मुसीबत थी हरीश जी के लिए। तो फिर उन्होंने 3 घरों में उन्होंने एक बार एक किसान के घर में जाके उनकी माँ को समझाया कि ये टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे हेल्पफुल होगी, आपको मदद होगी उसको। तो वो किसान की माँ ने किसान और उनके घर वालों के पीछे ही पड़ गई और पहली बार उन्होंने तीन सिस्टम एक साथ लगवाए। ये हरीश जी के लिए पहली सफलता थी। पहले साल में ही उन्होंने 150 सिस्टम लगवाए। पहले 400 सिस्टम तो उन्होंने खुद के हाथ से लगाए थे। तो उसको एक वो फायदा हो गया था कि उनको पता चलता था कि इतने एरिया में कितने सोलर पैनल्स लगेंगे और इतने मटेरियल कितना लगेगा। उससे एक फायदा और हुआ कि भविष्य में जब उनके एम्प्लॉय जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जाए तो हरीश जी को कोई उल्लू नहीं बना सकता है। तो ये खुद से चालू करने के लिए कंपनी, तब उनके पास कोई एम्प्लॉय भी नहीं थे। फिर जाके जब कंपनी ने आगे ग्रो किया तब उन्होंने एम्प्लॉय रखे थे और 1999 में उन्होंने कंपनी का पहला कर्मचारी रखा था और वही साल में के अंत में उन्होंने 3 और एम्प्लॉय रखे थे, जिनका नाम था श्रीधर, गुरु प्रकाश और उमेश। जो उनके एम्प्लॉय थे कंपनी के, उनके घर वालों भी वही बोल रहे थे कि तुम ये पागल के साथ काम करके क्या कमा लोगे, उससे अच्छा है कि तुम और कुछ काम ढूंढ के कुछ कमाई कर लो तो हम अच्छी जिंदगी जी सके। मतलब हरीश जी की जो सोच थी उनको कोई समझने वाला नहीं था। अगर हम कुछ अच्छा या कुछ भी बुरा करें तो लोगों का तो काम है बोलना, पर हमें हमारे काम पे और हमें हमारे लक्ष्य पे, गोल पे टारगेट रखना चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है और हम ये अचीव करके ही रहेंगे तो हम अवश्य कर पाएंगे। पर उनके काम वाले भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो बात निकाल देते थे। जो भी कोई उनके कंपनी या हरीश जी के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे। जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे डॉक्टर, शिक्षक, पैसेदार, किसान वो सब ये टेक्नोलॉजी को अपनाते गए। पर हरीश जी का मेन गोल ये नहीं था कि पैसेदार भी ये टेक्नोलॉजी यूज कर सके, छोटे से छोटा काम वाला भी ये टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, हरीश जी का वो गोल था। तो अभी तक वो गोल को अचीव नहीं कर पाए थे। वो लोगों को अ, बिजली की वो लोगों को बिजली की तो जरूरत थी और पर खुद हरीश जी को बोलते थे कि भाई तुम थोड़े पैसे दे दो, अभी हम वापस लौटा देंगे थोड़े ही दिन में। तो हरीश जी को ये आइडिया से हरीश जी को इनसे कुछ आइडिया मिला कि भाई
हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि रूरल बैंक से हम लोन ले लें और लोन फिर इंस्टॉलमेंट में हम इजी इंस्टॉलमेंट से हम वापस दे देंगे। पर हरीश जी को सभी बैंक वालों को ये हरीश जी आइडिया बताने लगे कि हम ऐसा कुछ हमारी कंपनी सोलर लाइट के ऊपर इन्वेंशन करके सब गरीब को सोलर लाइट पहुंचाना चाहती है। पर बैंक वालों को ये आइडिया अच्छा लगता था, पर बैंक वालों भी ऐसा ही बोलते थे कि हरीश जी आप ये सोच रहे हो, पर इससे हमारा आर्थिक व्यवस्था को क्या लाभ होगा? इससे गरीब को सोलर लाइट तो मिल जाएगी, पर अगर गरीब टाइम पे उनका इंस्टॉलमेंट नहीं भर सका तो क्या होगा? पर तो भी हरीश जी એક મેં से દો નહીં હુએ। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે આદુ ખાઈને પાછળ પડી જવું। બસ હરીશજી એવા જ હતા કે એ હાર માને એમાં નતા અને બેંકોના પાછળ लाग्या જ રહ્યા। उनको उनके कई दोस्तों ने उनको फाइनेंस कंपनियों के साथ जुड़ जाने के लिए भी बोला, पर हरीश जी को वो आइडिया अच्छा नहीं लगा। फिर 1997 के साथ 7 से 98 के साल तक उन्होंने 350 जितनी सिस्टम उनकी कंपनी की बिकी। फिर उनको पानी पूरी के ठेले वालों तक पहुंचना था, तो उन्होंने उनके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश की। तब उनको पता चला कि अगर इनके पास अभी पैसे नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इनको लोन दिलवा दें और फिर इजी इंस्टॉलमेंट में ये लोग जो छोटे व्यापार वाले लोग थे वो वापस इजी इंस्टॉलमेंट में लोन उनके खत्म कर दे, तब जाके हमारी कंपनी को पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो ये आइडिया से उन्होंने छोटे से छोटे घर में लाइट सिस्टम को पहुंचाने की शुरुआत की। इन दिनों में बेंगलोर के सिंगल लाइट सिस्टम सेल्स का करना चालू किया, जिनका यूसेज कम से कम था। मतलब सब्जी बेचने वाले को तो दिन में 4 घंटे की लाइट की जरूरत होती है, पानी पूरी की ठेले वाले को भी 4 घंटे की लाइट जरूरत होती है। तो इनका कम से कम जो लाइट का यूसेज था उनको उन्होंने वो उन हिसाब से उन्होंने सेल्स किया। फिर उनके टेक्नीशियन इतने होशियार हो गए थे उन दिनों कि वो 15 मिनट में तो सब गिनती भी करके दे देते थे। अगर हम हरीश जी के सेल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनको बताते हैं कि हमारे घर पे हमें सोलर लाइट लगवानी है, तो उनके सेल्स सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे सेल्स सर्विसमैन वो तो इतने होशियार थे कि वो 10 से 15 मिनट में ही उनकी सब कैलकुलेशन करके बोल देते थे कि भाई आपके घर को इतनी जरूरत है लाइट की, तो इतने ही आप खर्च कर लो और इतने सोलर पैनल लगेंगे, इतना मटेरियल लगेगा। तो बहुत बार तो कस्टमर अगर 4 लाइट की जरूरत होती 4 लाइट चाहिए तो उनके समझदार सेल्स मैनेजर उनको बोलते थे कि भाई अभी 2 लाइट ही ले लो, अगर सुबह की रसोई का काम हो जाए तो फिर शाम को बच्चों को वही लाइट से पढ़ा लेना। और ये आइडिया कस्टमर को अच्छा लगता था और सेटिस्फेक्शन भी मिलता था। तो अगर कस्टमर को हम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं तो कस्टमर खुद ही हमारे पे विश्वास करेगा और हमारी जो चीज होती है वो लेने में हमारे पे विश्वास करेगा। 2009-10 में सिर्फ कर्नाटक में उन्होंने 12,500 सिस्टम लगवाए और ऐसे ही करके उनके 170 कर्मचारी के साथ काम को बढ़ाने लगे और अभी उनके 21 ऑफिस थे और सभी ऑफिस में 2 टेक्नीशियन, 2 सेल्स पर्सन और 1 मैनेजर और एक ऑफिस असिस्टेंट था। तो जब दिल्ली में जब उन्होंने पहली ऑफिस चालू की थी तब वो खुद ही थे कंपनी के मालिक। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने कंपनी को ग्रो किया, डेवलपमेंट किया और अभी 21 ऑफिस थी उनकी। तो वो इतने फ्रैंक नेचर के हरीश जी इतने फ्रैंक नेचर के कंपनी के मतलब मैन थे कि उनको उनके केबिन वो ये लेख में ऐसा लिखा है कि वो केबिन के दरवाजे मतलब खुले ही रखते हैं कि नीचे से नीचा मतलब छोटे से छोटा एम्प्लॉय कंपनी का आके ऐसा बोल सके कि हरीश जी आपने ये गलती कर दी है, यू हैव मेड दिस स्टूपिडिटी। सो हरीश जी इतने फ्रैंक नेचर के थे और उनके कर्मचारी भी उनको ऐसा ही सपोर्ट करते थे। ऐसे ही कंपनी डेवलप करती गई और सेल्को कंपनी आज बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। और हरीश जी ऐसा मानते थे कि कर्मचारी और कस्टमर दोनों ही कंपनी के एक परिवार का हिस्सा है और हम अगर ऐसा ही माने कि जो हमारे कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी है, जो वर्कर्स है, वो हमारे परिवार के एक परिवार के हिस्सेदार है,
और कस्टमर है जो वो हमारे भगवान है। तो हम हमारे काम को बड़ा ग्रो कर सकते हैं और हमारा कंपनी का डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं। लास्ट 15 सालों में सेल्को ने 1,20,000 सौर एनर्जी और एनर्जी एनर्जी को सेल्स किया है, और आने वाले 4 सालों में वो 2 लाख से भी ज्यादा सोलर एनर्जी को सेल्स करने की सोच रहे हैं। और सेल्को कंपनी आज 35 क्लाइंट ऐसे भी है जिनकी आमदनी 3,000 से 3,500 है। हरीश जी के कंपनी में ऐसे भी एम्प्लॉय थे जिनको हरीश जी ऐसे मतलब सैलरी इंक्रीमेंट का जब लेटर देते थे तो उनके एम्प्लॉय ऐसा खुद सामने से बोल देते थे कि हरीश जी हमारी कंपनी ने इतना ये साल ग्रो नहीं किया है कि आप हमारी सैलरी बढ़ा रहे हो, और उनके सामने ही वो सैलरी इंक्रीमेंट का लेटर फाड़ देते थे। वैसे ही ऐसे जब कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं तभी जाके कंपनी ऐसे ग्रो कर सकती है। और सभी माइक्रो फाइनेंस हरीश जी के उनके दोस्तों ने ऐसा भी बोला था बीच में कि जब उनकी परिस्थिति कंपनी को ग्रो करने की नहीं थी और फंडिंग का जब प्रॉब्लम था, तब उन्होंने बताया था कि सेल्फ फाइनेंस कंपनी को आप जुड़ जाइए, आपको हेल्प हो जाएगी। पर हरीश जी सेल्फ फाइनेंस कंपनी में जुड़ने में इंटरेस्टेड नहीं रख रहे थे। पर सभी सेल्फ फाइनेंस कंपनी सेम नहीं होती है। एक बार अहमदाबाद की सेल्फ फाइनेंस कंपनी सभी गरीब को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प कर रही थी, वैसी एक कंपनी थी। तो हरीश जी ने इनके ये कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया अपना खुद का। हरीश जी हमें यही ऐसी कंपनी चालू करनी थी जो उनको फायदा करवाए, और वो उन फायदों को फिर से ये कंपनी को ग्रो करने में यूज करे। अगर हम कोई भी बिजनेस या कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो जिससे हम ग्रो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल राकेश जी का एग्जांपल ले ले। राकेश जी प्रवेश डोर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो वो प्रॉफिट कर रहे हैं प्रवेश डोर को, वही प्रॉफिट को अगर वो प्रवेश डोर में ही इन्वेस्ट करना चालू कर दे, तो तब जाके एक दिन प्रवेश डोर इतना बड़ा फर्म बनेगा कि और वो ग्रो कर सकेगा। तो मतलब फंडिंग का जो जो साइकिल है वो हम अगर ग्रो करना चाहते हैं तो हम जो कमा रहे हैं उनको ही हम उनके आगे ग्रो करने में लगा दे। तो हरीश जी का बस यही फॉर्मूला था। 2009-10 में कंपनी ने 14.5 पर का व्यापार किया, उसमें से 40 लाख का तो उनका मुनाफा था, फायदा था। तो और फायदे से कंपनी ने ऑफिस के और सैलरी इंक्रीमेंट किए और ऑफिस नए नए चालू किए। कंपनी के सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट रेवाटी मैनेज करते हैं कि कंपनी को फाइनेंशियली साथ सोशल वर्क भी कैसे करना है। और सोशल वर्क मेन तो हरीश जी का मेन गोल तो यही था कि गरीब के घरों में जो बिजली का जो समस्या थी वो समस्या हटाना चाहते थे। हरीश जी ने एजुकेशन भले बाहर के विदेश देशों में से किया था, पर उन्होंने ठान लिया था कि मैं मेरे भारत देश की जो ये अभी सिचुएशन है सुधारना चाहता हूँ। अभी के यंगस्टर्स की क्या सोच रहती है कि 12th खत्म करने के बाद या ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वो मास्टर्स के लिए विदेश जाते हैं, पर फिर वो वहाँ के विदेश के कल्चर में इतने घुल मिल जाते हैं कि वहाँ जाके उनको सेट होना रहता है। वो अपनी कर्म भूमि मतलब ये भारत देश जहाँ पे वो जन्म लिए, इतने बड़े हुए, खुद के मम्मी पापा प्रॉपर्टीज वगैरह सब यहाँ पे है, उनको भूल जाते हैं। तो मेरी सोच तो ऐसी है कि अगर हम बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो सही बात है, पर अगर हम यहाँ पे सेट होके भारत देश के ग्रोथ में कुछ ऐसा कर दे, सिर्फ मोदी जी मेक इन इंडिया करते रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा। हमें भी कुछ यहाँ पे ही रह के कुछ करना है जिससे इंडिया और भारत देश का कुछ नाम ऐसा हो। तो वो आईआईटी एक बार एक गांव में मतलब सोलर एनर्जी का वो समझा रहे थे, तब एक यंगस्टर्स ने उसे पूछा कि भाई आपने कौन से आईआईटी से पास आउट किया है। वो जो पूछने वाला था वो भी आईआईटी का ही स्टूडेंट था। उन्होंने आईआईटी चेन्नई से ग्रेजुएशन किया था। तो हरीश जी ने उनको फिर से वापस उनको बताया कि भाई आप यहाँ पे आम आदमी की तरह जी रहे हो, आईआईटी चेन्नई के बाद आप वहाँ बाहर जाके पीएचडी ग्रेजुएशन करके आए यूएसए कोलोराडो में,
तो आप यहाँ पे IIT के बाद यहाँ पे ऐसे हम की तरह गाँव में जी रहे हो, उनकी क्या सोच थी। तो हरीश जी ने उनको भी एक कंपनी के एम्प्लॉय की तरह ही उनको अपनी कंपनी में लिया और उनके साथ मिलकर उन्होंने बेंगलोर से 5 घंटे की दूरी से एक मतलब लैब चालू किया। तो लैब जहाँ पे उन्होंने लैब चालू किया था वहाँ पे MIT और इंपीरियल कॉलेज के बच्चों, जो लंदन की एक कॉलेज थी, उनके स्टूडेंट्स और समर इंटर्नशिप में एडमिशन फुल होने लगे। और इसमें हरीश जी अपनी सोशल एंटरप्रेन्योर मतलब हरीश जी एक एम्प्लॉय की तरह से उनको समझाने लगे कि ये सोलर लाइट है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो गांव में हम कैसे सेल्स करना है, कम से कम दाम में हमें उसे उन्हें कैसे आगे तक पहुंचाना है। हरीश जी ऐसा मानते थे कि जो उन्होंने 15 साल में किया है वो उनके एम्प्लॉय सिर्फ 5 साल में अचीव कर ले। और उन्होंने ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। हरीश जी की वाइफ थी जो उनका बिगेस्ट सपोर्ट थी, उनका नाम रूपल जी है। वो 11 साल से अलग रह रहे हैं और वो यूएस के बोस्टन में वहाँ पे रह रहे हैं उनके बच्ची के साथ, वो भी 11 साल की है। उनका नाम अरीश्री है। वो छुट्टियों में गर्मियों में यहाँ पे गांव की गलियों में खेलने के लिए वापस भी आती है। हरीश जी अ, अपनी वाइफ रूपल का ये जो कंपनी इतनी बड़ी बनाई है उन्होंने, उनमें बड़ा उनका सपोर्ट मानते हैं। एक बार कर्नाटक के बोर्ड की एग्जाम में एक गरीब लड़के के पापा का हरीश जी को कॉल आता है कि हरीश जी आपकी टेक्नोलॉजी की ये लाइट की इन्वेंशन की वजह से आज मेरी बेटी प्रथम क्रमांक के साथ पास हुई है पूरे कर्नाटक के स्टेट से। तो हरीश जी को वो धन्यवाद और थैंकफुल कहते हैं और हरीश जी के ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स है और कॉल्स और हरीश जी को थैंक्स या धन्यवाद कहने के लिए आते हैं। और हरीश जी को इसी से ही अपनी कंपनी के लिए सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो जो सोच रहे थे वो अभी मुमकिन हो चुका है और वो पहुंचा चुके ये लाइट, सोलर लाइट सब गरीब के घरों में। और इससे से हरीश जी को बहुत बड़ी खुशहाली मिलती है। थैंक यू, दैट्स फॉर माय साइड। अब लास्ट में मैं थैंक यू प्रवेश टीम को और राकेश जी को कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये नॉलेज सीरीज स्टार्ट की और हमारे जैसे को सबको प्लेटफॉर्म मिलता है कि सब आके हमारे आइडियाज और सब रिप्रेजेंट कर सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल जी। और आपकी लर्निंग जो भी है वो काफी अच्छी आपने यहाँ पे प्रेजेंट की। दोस्तों ये हरीश हांडे है और सेल्को सोवल, आप यूट्यूब पे इनकी वीडियो देख सकते हो, काफी मैंने देखे और स्टडी भी की। दोस्तों ये स्टोरी में से ये कहा जा सकता है कि आइडिया बहुत बड़ी चीज है एक बिजनेस के लिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, सेल्फ फिर इन्वॉल्वमेंट भी होना कि खुद करना और उसके बाद बेस्ट टीम बनाना, उसके बाद दोस्तों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना, वही उन्होंने बिजनेस बनाया। रिसोर्स अपने पास क्या है, वो रिसोर्स यानी गांव है, सूरज है, उनका उपयोग किया और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट का गोल। तो दोस्तों ये सब इनकी लर्निंग थी और काफी अच्छा राहुल जी आपने प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। और आज थोड़ा माफ करना, हम टाइम भी 15 मिनट ओवर जा सके क्योंकि हम साइकिलिंग वाले हो चुके हैं तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया और काफी अच्छा राहुल जी ने प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है। राहुल जी थैंक यू सो मच। और आप आने वाले समय में बहुत बड़े सूरत के सिविल इंजीनियर बनो, ऐसा जो आपका गोल है वो प्राप्त होए, ऐसा हमारे तरफ से बेस्ट विशेस। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे किसी की लर्निंग लेने से पहले बस लास्ट मोड पे हम जाएंगे। संदीप जी नेक्स्ट पीपीटी क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये 3 पार्टिसिपेट जो आज हमारे बीच में आए, खुशी जी, निर्मल जी और नरेंद्र जी, इनका सर्टिफिकेट संदीप जी ने बना लिया है। संदीप जी नेक्स्ट। दोस्तों ये वो व्यक्ति है जो हर एक बार हमारे बीच में शेयरिंग में आते हैं। और अगला नॉलेज जो सेशन है हमारा एपिसोड 9 वो प्रीमियम है और प्रीमियम एपिसोड लेके आ रहे हैं हमारे सतीश वानखेड़े जो मनी के ऊपर। दोस्तों इनका टॉपिक है आई लव मनी, डिस्कवर योर मनी पर्सनालिटी, आर यू सॉल्व यू मनी और मास्टर ऑफ मनी,
इज योर मनी स्माइलिंग और इज योर मनी क्राइंग। तो दोस्तों ये सब मनी के बारे में कहने वाले हैं। सतीश जी सॉरी, आज हम आपका जो ट्रेलर दिखाने वाले थे वो नहीं दिखा सकते, 10-15 हो चुकी है, लेकिन हम उत्सुकता अवश्य रखेंगे कि मनी 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 के बारे में आप बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन अगले एपिसोड में लाने वाले हैं और आपका प्रीमियम एपिसोड है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये हमारे प्रवेश नॉलेज सीरीज के लिए किया। संदीप जी बस लास्ट में यही है कि जितने भी पार्टिसिपेट आज थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, जो हमारे यहाँ प्रेक्षक बने हैं, जिन्होंने शेयरिंग किया, जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो सारे लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों बस हमारे जो फेसबुक व्यूअर्स है वो भी लाइव में देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों एक ही चीज होती है इसमें से, लर्निंग लोगों को मिलता है और लोग आगे बढ़ते हैं। बस प्रवेश डोर को किसी ने राह दिखाई और रास्ता पकड़ लिया है। तो दोस्तों बस वैसे वैसे ही कारमा बनता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज 10:17 हो चुकी है, माफ करना दोस्तों। अगली बार हम और प्रैक्टिस करके 10 बजे तक कैसे इनको समाप्त करेंगे अच्छे शेयरिंग के साथ, वो हम ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच एपिसोड नंबर 8 के लिए, और अगले शनिवार तक आपकी एनर्जी को ऑल द बेस्ट, और हम कहेंगे सत श्री अकाल, गुड नाइट, सब्बा खैर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। सर मुझे